नमस्कारम। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को टारगेट करना, ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहता। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और कुछ सवाल के आंसर जो मैं समझा हूँ वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है हम हमेशा मुँह फेर लेते हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं, इनफैक्ट मैं ही ऐसा था काफ़ी समय से, कि जब भी पॉलिटिक्स की बात आती थी तो मैं ये सारी चीज़ें सुनता नहीं था क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली बार के लिए अपना फेसबुक अकाउंट खोला था तो उसकी जो रिलीजन सेक्शन है ना, उसमें मैंने ह्यूमैनिटी लिखा था। ह्यूमैनिटी मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें होती हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। तो मैं अपने रिलीजन को ऐसा कुछ बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से ना ये वाली सपोर्ट होगी ना इससे सपोर्ट होगी। तो दैट इज़ हाउ आई वॉज न्यूट्रल एट वन पॉइंट। पर ओवर द टाइम मुझे ये चीज़ लगा कि देर आर नो टू पार्टीज़, देर आर नो लेफ्ट विंग और राइट विंग, देर आर ओनली लेफ्ट लिबरल्स एंड न्यूट्रल पीपल। जिस भी इंसान को आप आज हिंदू कहते हो, फिर गोदी मीडिया कहते हैं लोग, समझ जाना है कि वो इंसान एक न्यूट्रल इंसान है। जब मोदी आए वो प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लोगों को या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उतना प्रायोरिटी नहीं मिला या फिर उनको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया। हर चीज़ में उनको इक्वल एडवांटेज मिला। बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट लिबरल्स, वो हमेशा यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी उनके साथ इनजस्टिस हो ही रहा है। अब वो इनजस्टिस इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। दिस इज़ हाउ द पॉलिटिक्स हैज़ बीन कैरिड आउट। तो जो लोग एक बार पावर में आ जाते हैं ना, उनको फिर वापस पावर से बाहर उनको वो जा ही नहीं पाते। देयर आर वेरियस रीज़न ऑफ इट। वन इज़ कि पावर का टेस्ट भी अच्छा होता है क्योंकि एक बार आप पावर में आते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट सूरज के राउंड घूमते हैं, ये लगता है कि प्लैनेट आपके राउंड घूमते हैं। और आपके राउंड घूमते भी हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आपके पास पावर होता है ना, तो आप उनको बदल सकते हो। जैसे कम्युनिज़्म में होता है कि आपके पास जब पावर होता है तो आप किसी के गर्दन में गला मतलब तलवार भी रख सकते हो, एंड दैट पर्सन विल से एग्जैक्टली द थिंग दैट यू वांट टू हियर। नॉर्थ कोरिया की बात हो गई। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये है कि एक बार इंसान पावर में आने के बाद ऐसे बहुत सारी हरकतें करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। और अगर हम जुडिशल सिस्टम के थ्रू उनको भी देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिनके थ्रू अगर उनके ऊपर एक केस हुआ तो फिर उनका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और फाइनली जेल जाएंगे ही जाएंगे। पर जब तक वो पावर में है ना सर, बहुत सारी चीज़ों को वो ऐसे मोल्ड कर सकते हैं, वो ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, और जिसके कारण से वो एक बार अगर पॉलिटिक्स में घुसे, पावर हाथ में आई ना, तो फिर वापस वो पावर से हटते नहीं हैं। So these are the two reasons that I have given to you, because of which people once they come to power they do not want to go back to power. So इसके कारण क्या होता है ना, वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम पावर में रहें, और जस्ट टू बी इन द पावर नो, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मोल्ड करनी पड़ती है जो सोसाइटी को डिफॉर्म कर देता है। जैसे आप अभी इस साउथ साइड में देखोगे तो एक मेजर चीज़ें चलती है, वो है द्राविडियन वर्सेस आर्यन समाज। ये ऐसे खास कुछ चीज़ें हैं नहीं, ये सिर्फ एक बनी बनाई हुई बातें हैं जिसको एक बार इम्पोज कर दिया और लोगों के दिमाग में अभी तक ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। जब साउथ इंडिया आप आते हो ना, पहली बार के लिए आप देखते हो कि हिंदी के प्रति कितना हेट्रेड है यहाँ पे। और ये इसलिए नहीं है कि लोग हिंदी के प्रति हेट्रेड लेके जन्म लेते हैं, ये बाद में पॉलिटिक्स ही ऐसा बन जाता है कि जिसके कारण से इनको हिंदी से हेट हो जाती है और वो हिंदी कभी सीखते ही नहीं। इनको सिखाया जाता है कि लोग अपर रीजन से आ रहे हैं साउथ इंडिया, एंड दे आर ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी ऑन टू देम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंसान हिंदी इम्पोज करता नहीं। इनफैक्ट हम आके यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे आके तमिल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब बैंगलोर में था मैं कन्नड़ सीखने की कोशिश करता था। आई वाज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कन्नड़ स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग। These are the things that I am trying to learn from myself, and nobody comes here and asks them to speak Hindi. If हिंदी इज़ नॉट कम्फर्टेबल देन एवरीबडी इज़ रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश एटलीस्ट एक माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके, बिकॉज देयर विल बी लैंग्वेज बैरियर अदरवाइज एंड देयर विल बी नो कम्युनिकेशन प्रॉपर। लोग बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, उनको लगता है कि अपना जो लैंग्वेज है वो ख़त्म होता जा रहा है। आई इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि मैं खुद उड़ीसा से हूँ, और हमारे उड़ीसा में कभी भी ऐसी इनसिक्योरिटी किसी को नहीं होती। कोई इंसान आके हिंदी बोलता है तो हम बहुत अच्छे से प्यार से उसको हिंदी उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ भी हिंदी में बात करते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं होता हमारे साथ कि हम पहली बात तो इनसिक्योर नहीं फील करते, और दूसरा कि हम किसी को कंडे में या फिर झगड़ा नहीं करते कि तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ये जो पॉलिटिक्स चलती है ना, इस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा
कन्वर्जन भी होता है, खास करके जो तमिलनाडु एरिया हो गया, फिर आंध्र प्रदेश के एरिया हो गया, यहाँ पे मिशनरी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो लोग सत्ता में होते, पावर में होते हैं ना, वो लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि आप क्रिश्चियन हो तो आप हमें ही वोट करोगे। इस चीज़ की वजह से ना हमारे दिमाग में भी एक परसेप्शन बैठ जाता है कि हम अलग अलग हैं। पर सद्गुरु ने इस चीज़ को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया था साउथ इंडिया में, जिसके कारण जब साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स होती है ना, वो सद्गुरु के अगेंस्ट हो गई थी। सद्गुरु ने ख़त्म कैसे किया? बिकॉज ऑफ दिस रूरल रेजुमिनेशन। अब रूरल रेजुमिनेशन क्या है कि सद्गुरु की जो आश्रम से ना एक मोबाइल क्लिनिक है जो फ्री में जाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस तमिलनाडु विलेजेस एरिया में, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट बहुत सारा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ उसको कहते हैं हम ग्रामोत्सवम। ग्रामोत्सवम में यूजुअली होता है क्या था, लोग कास्ट क्रीड के वजह से भी एक दूसरे से मिलते नहीं थे। लोग सुट्टा फूकते थे, जुआ खेलते थे, तरह तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, जो कि उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनकी फैमिलीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अब हुआ क्या ग्रामोत्सव के बाद कि जो गांव के लोग होते हैं ना, वो अभी साथ में आने लगे और खेलने लगे, क्योंकि गांव ये जो ग्रामोत्सव ना एक तरह का फेस्टिवल होता है यहाँ पे पूरे तमिलनाडु एरिया में। आई थिंक दूसरे रीजन में भी लाइक आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी ये चीज़ होता है। तो तमिलनाडु में आई थिंक ये शुरू हुआ था सबसे पहले। तो ये जो पूरा साउथ इंडिया में शुरू हुआ ये ग्रामोत्सव, इससे जो हर गांव के लोग होते हैं, ये सारे चीज़ों को छोड़ के ना वापस वो आने लगे गेम खेलने की तरफ। अगर कोई इंसान सुट्टा फूक रहा है, गांजा फूक रहा है और पी रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर रहा है, तो उस केस में वो इंसान उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाएगा किसी भी गेम को खेलने में। तो क्योंकि हर साल ये होता है ना, तो एक त्यौहार की तरह इसको मनाते हैं, करीब करीब 2 महीने तक ये पूरा चलता रहता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना लोग काफ़ी ज़्यादा सद्गुरु की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और जो फ्री योगा प्रोग्राम भी होता है, और तमिलनाडु में जो भी योगा प्रोग्राम होता है ना, वो तमिल पीपल के लिए थोड़ा सा कम प्राइस रखा जाता है, ताकि ये लोग बड़े आसानी से इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि इनके घर में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमेशा सद्गुरु ने ये कोशिश करी कि कैसे इन तमिल लोगों को वो चीज़ दिया जाए जो उनको मिल नहीं पाया है, चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो या फिर चाहे किसी भी रीज़न के कारण हो। तो इसके चलते ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो यूजुअली लोगों के सामने आते नहीं। जब भी लोग सद्गुरु को ब्लेम करते हैं, सद्गुरु ब्लेम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या पहन रहे हैं, किस तरह का कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह की गाड़ी में घूम रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, गोल्फ खेलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्लेम करा जाता है। पर उनको इस चीज़ के बारे में नहीं देखा जाता है कि प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट्स में कितना सारा पेड़ लगाए थे, सेफ सॉइल के लिए इतना लंबा राइड किया खुद उन्होंने, कितना सारा सेमिनार अटेंड किया, साथ में कावेरी कॉलिंग के लिए उन्होंने क्या किया, कितने सारे पेड़ लगाए, और अभी क्या सिचुएशन है इन सारी चीज़ों का। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग अनदेखा कर देते हैं। और जस्ट बिकॉज सद्गुरु ने ये सारी जो मिशनरी कन्वर्जन हुआ करती थी एक समय के बाद, तो इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ऐसे बैकवर्ड, मतलब एक से पुश कर दिया सद्गुरु ने उनको, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रामोत्सव एंड ऑल। तो लोग वापस से उनकी आइडियोलॉजी पे विश्वास करना बंद कर दिए, तो जो लोग कन्वर्जन ऐसे करने आते थे, तो उसके कारण ना जो मिशनरी समाज होती थी वो थोड़ा अपसेट हो गई। तो अभी आप समझ जाना कि क्यों कुछ खास वर्ग के लोग सद्गुरु को ऐसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा शायद लग सकता है कि अगर चिंगारी नहीं तो कैसे धुआं निकलेगा, पर चिंगारी ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में हो। लोग कहीं पे खुद स्मोक करते हैं और धुआं यहाँ पे फेंकते हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्मोक होना ही है। कोई इंसान अगर कुछ भी फैला देता है और आपको बोलता है कि चलो यहाँ पे स्मोक है, स्मोक है, स्मोक है, तो कुछ दिन बाद आपको स्मोक दिखने भी लग जाएगा। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, जहाँ पे कुछ खास वर्ग के लोग इंटेंशनली टारगेट करते हैं, बीट सद्गुरु, बीट नरेंद्र मोदी। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इट। जैसे मैंने शुरू में मोहक के बारे में बात किया था, इसलिए मैंने उनके बारे में बात किया था क्योंकि रिसेंटली मुझे उनका एक वीडियो मिला जहाँ पे वो सद्गुरु को बहुत ज़्यादा सद्गुरु के अगेंस्ट में बोल रहे थे। तो मैं यूजुअली उस चीज़ को नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखना चाहता था, बट शुरू से ही उन्होंने ऐसा कहा कि हाउ इट कुड बी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। तो शुरू से ही उन्होंने एक कंक्लूजन से शुरू किया और उस कंक्लूजन के बेसिस पे ही एविडेंस फाउंड करे, एंड एविडेंस फाउंड करने के बाद उसी तरह का एक नैरेशन बिल्ड करने की कोशिश की थी, एंड दैट इज़ हाउ इट वेंट। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, ऐसा ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखते हो तो आप अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते हो, बुरी चीज़ों के बारे में बोलते हो, पर वो इंसान ना पूरा एंटायर चीज़ों को ऐसे बुरा फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि मैं सद्गुरु से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और उनकी इनिशिएटिव से जुड़ा हूँ, इन सारी चीज़ों से
तो मुझे पता है रियलिटी क्या है इन सारी चीज़ों का। तो ये मैंने जब देखा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो सारी चीज़ें। यूजुअली मैं मोहक को फॉलो करता था बहुत ज़्यादा उससे पहले। तो उसके बाद मैंने कुछ वीडियो सुनकर देखे, दूसरे चैनल्स के देखे, एक इंजीनियर एक्सप्लेन करके उनके चैनल के देखे, तो फिर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुला। तो एक ऐसा वीडियो था जहाँ पे वो औरंगज़ेब के बारे में बात कर रहे थे, और औरंगज़ेब के बारे में उन्हें जब बात कर रहे थे ना, तो उनको एक अच्छा इंसान पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जो गलतियाँ वो भी नैरेट कर रहे थे, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो उन्होंने नैरेट नहीं किया। जैसे वो सिख बच्चों को चुनवा दिए थे, उस चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं बोला। और साथ में वो कभी शिवाजी महाराज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते। जो हिंदू लीडर्स हैं ना, उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते। तो दिस इज़ व्हाट मेड मी फील लाइक देयर इज़ समथिंग नॉट राइट गोइंग ऑन ओवर हियर। उसके बाद मैंने कुछ और वीडियोज़ भी देखे जहाँ पे उनको जो अपनी जो लेफ़्ट मीडिया होती है ना, जहाँ पे लेफ्टिस्ट न्यूज़ मोस्टली पब्लिश किया जाता है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन उनको देखने मिला। तो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड रियलाइज्ड वन थिंग कि इट्स नॉट अबाउट एनी मोर वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, दे आर पीपल हु प्रिटेंड टू बी लिबरल। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।